दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। यूपी के प्रत्याशियों पर आज भी मंथन जारी रहेगा। कब तक आ सकती है बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट? उधर योगी के कद्दावर मंत्री के इस्तीफे से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई। बीजेपी की टूट पर एनसीपी नेता शरद पवार का दावा क्या है? विधायक विनय शाक्य के अगवा होने का सच क्या है? सियासत से जुड़ी तमाम देश की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 सियासी युद्ध। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं की आज भी दिल्ली में बैठक जारी रहेगी। कल पार्टी मुख्यालय में यूपी कोर ग्रुप और केंद्रीय नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और जेपी नड्डा समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। कल की मीटिंग में 170 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ है। पहले चरण की सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान 15 से 16 जनवरी तक हो सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। 3 विधायकों के भी बीजेपी छोड़ने की खबरें हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अब स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने में लगे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबरें हैं। अखिलेश यादव ने योगी कैबिनेट से स्वामी के इस्तीफे का स्वागत किया है। अखिलेश ने एक फोटो भी ट्वीट की है, जिसमें वो स्वामी के साथ नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर 14 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ी घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद योगी सरकार के एक और बड़े मंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। जिस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, उनके आवास पर वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह भी मौजूद थे। टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत में खुद स्वामी ने भी इस बात की पुष्टि की है। विधुना से बीजेपी विधायक विनय शाक्य के अपहरण की खबर झूठी है। औरैया के एसपी अभिषेक वर्मा ने कहा कि विधायक विनय शाक्य अपने सरकारी गनर और परिवार समेत इटावा में अपने घर में सकुशल मौजूद है। विधायक के परिवार ने भी इस बात की पुष्टि की है। इससे पहले विधायक की बेटी रिया शाक्य ने एक सनसनीखेज आरोप लगाते हुए चाचा पर पिता के अपहरण का आरोप लगाया था। कहा, मेरे चाचा मेरे पिता पर एक पार्टी में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने दावा किया है कि बीजेपी के 13 और विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। पवार ने कहा कि यूपी में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी और अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। पवार ने कहा कि उनकी पार्टी गोवा, मणिपुर में भी अन्य दलों के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज से 2 दिन के पंजाब दौरे पर जाएंगे। इससे पहले वे 30 दिसंबर को चंडीगढ़, 31 दिसंबर को पटियाला और 1 जनवरी को पंजाब में ही थे। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान वे टिहरी, हरिद्वार और रुद्रपुर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। यूपी के सहारनपुर में 2 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली में जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाने वाले मुस्लिम युवक एहसान राव को पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई है। एहसान राव ने कहा, रैली में नारे लगाने के बाद से ही उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। इसी को लेकर उन्होंने डीएम और एसएसपी सहारनपुर को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के चचेरे भाई जसविंदर सिंह धालीवाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। विधानसभा चुनाव से पहले जसविंदर सिंह का बीजेपी में शामिल होना चन्नी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। 14 फरवरी को पंजाब की 117 विधानसभा सीटों पर एक चरण में मतदान होना है। उधर हरियाणा में कैसे लगा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर ब्रेक? आंध्र प्रदेश में कब से लगेगा नाइट कर्फ्यू? पीएम की बैठक में कल किस मुद्दे पर बड़ा फैसला हो सकता है? केंद्रीय किस कद्दावर मंत्री को कोरोना हुआ? देश में अब तक कितनी वैक्सीन की डोज लगी? कोरोना के बढ़ते संक्रमण और वैक्सीनेशन से जुड़ी देश की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 थर्ड वेव से चल। हरियाणा में S1 लागू कर दिया गया है। अब राज्य के स्वास्थ्य कर्मी 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। कोरोना के खतरे के बीच राज्य सरकार ने ये कदम डॉक्टर्स की हड़ताल को देखते हुए उठाया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर राज्य सरकार के फैसले की जानकारी दी। इस बीच राज्य में कोरोना के 5,746 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आंध्र प्रदेश में 18 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा, जो 31 जनवरी तक रहेगा। सरकार की ओर से जारी संशोधित गाइडलाइंस के मुताबिक नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 1,831 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम कल कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कई अहम उपायों पर भी चर्चा होगी। देश में जारी प्रतिबंध और कड़े किए जा सकते हैं। संभवतः इस बैठक में लॉकडाउन पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई से फोन पर बात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। ये दोनों मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके अलावा पीएम ने भारत रत्न सम्मानित सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के स्वास्थ्य की भी जानकारी ली। कोरोना संक्रमित होने के कारण लता मंगेशकर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। गडकरी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। गोवा के डिप्टी सीएम मनोहर अजगांवकर और भारतीय क्रिकेटर वाशिंगटन सुंदर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच अब तक वैक्सीन के 153 करोड़ 70 लाख डोज लगाई जा चुकी है। दिल्ली में कल 22,265 बूस्टर डोज लगाए गए हैं, जिसमें हेल्थ वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग शामिल हैं। दिल्ली में कल 15 से 18 साल की उम्र के 49,263 किशोरों को वैक्सीन लगाई गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने आज स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर होने वाला सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन टाल दिया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर कहा, सभी विद्यार्थी, शिक्षक और परिवारजन अपने घर में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सूर्य नमस्कार करें एवं सूर्य नमस्कार के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करें। मैं भी अपने घर सूर्य नमस्कार और प्राणायाम करूंगा। मकर संक्रांति के मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान पर रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए गंगा स्नान पर रोक लगाई है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन गंगा में डुबकी लगाने का काफी महत्व है। हर साल देश के कोने कोने से श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार आते हैं। पटना के एनएमसीएच में कोरोना संक्रमित 3 मरीजों की एक साथ मौत से हड़कंप मच गया है। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,908 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 1,790 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सबसे ज्यादा 2,202 नए संक्रमित पटना जिले में मिले हैं। कल ही पटना एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट में 12 पॉजिटिव केस मिले थे। इसमें एयर इंडिया के 3 स्टाफ भी शामिल हैं। देश में कोरोना के नए केसेस में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। महाराष्ट्र से क्या है राहत वाली खबर? किन किन राज्यों में आ रहे हैं कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस? विशेषज्ञों के किस अनुमान से डरी दिल्ली और अमेरिका में फिर कैसे आए रिकॉर्ड नए केस? देश और दुनिया में कोरोना महामारी के बढ़ते खतरे से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना के कोहराम। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़े। कल कोरोना के 1,90,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। वहीं करीब 60,000 लोग स्वस्थ हुए हैं और 442 लोगों की मौत हुई है। देश में एक्टिव केस में भी 1.25 लाख मरीजों से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। देश में इस समय कुल एक्टिव केस यानी संक्रमितों की संख्या करीब 9.5 लाख है। महाराष्ट्र में कल कोरोना संक्रमण की 34,424 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि राज्य में लगातार दूसरे दिन पॉजिटिविटी रेट में गिरावट दर्ज की गई है। महाराष्ट्र में सोमवार को 33,470 और रविवार को 44,388 नए मामले सामने आए थे। मुंबई में कल कोरोना के 11,647 मामले सामने आए हैं। राज्य में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अब बढ़कर 1,281 हो गए हैं। राजधानी दिल्ली में कल कोरोना के 21,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 23 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 25.65% हो गई है। इस बीच दिल्ली सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे करीब 40,000 मरीजों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आज से योग और प्राणायाम योगशाला शुरू कर दी है। ये सुबह 6 से 11 और शाम को 4 से 7 बजे के बीच चलेगी। दिल्ली में इस महीने के अंत तक रोजाना कोरोना के करीब 60,000 नए मामले सामने आ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक राजधानी में कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्रालय जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र ने दिल्ली में लगाए जाने वाले कोविड प्रोटोकॉल को पूरे एनसीआर में लागू करने का आश्वासन दिया है। देश में कोरोना संक्रमण के नए केस के हिसाब से पश्चिम बंगाल तीसरे, तमिलनाडु चौथे और कर्नाटक 5वें नंबर पर है। कल बंगाल में कोरोना के 21,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। वहीं तमिलनाडु में 15,000 से ज्यादा और कर्नाटक में करीब 14,500 नए संक्रमित मिले हैं। यूपी में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 44,000 से ज्यादा हो गई है। लखनऊ में कल कोरोना के 1,444 नए मामले सामने आए, जबकि दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 1,829 और गौतम बुद्ध नगर में 1,680 नए मामले सामने आए।
चुनावी राज्य उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। कल राज्य में कोरोना के 2127 नए मामले सामने आए हैं और एक मरीज की मौत हुई है। कल 416 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में इस समय कोरोना के 6603 एक्टिव केस है। वहीं 13,000 से ज्यादा लोगों की कोविड रिपोर्ट पेंडिंग है। अमेरिका में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों ने अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश में एक दिन में कोरोना के 10,13,000 नए मामले सामने आए हैं। उधर ओमिक्रॉन वेरिएंट प्रसार के साथ अमेरिका में लोगों के अस्पताल में भर्ती होने में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। इस बीच चीन ने अमेरिका से आए यात्रियों के संक्रमित निकलने के बाद दर्जनों अमेरिकी उड़ानों पर रोक लगा दी है। दुनिया भर में कोरोना फैलाने वाले चीन फिर से कोरोना की गिरफ्त में आता जा रहा है। कोरोना प्रकोप के चलते चीन के तीसरे शहर यूझोउ में भी लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिससे चीन में घरों के अंदर कैद निवासियों की संख्या करीब 2 करोड़ के पार पहुंच गई है। इस बीच चीनी शहरों में बड़े पैमाने पर कोविड टेस्ट जारी है। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। पीएम मोदी आज तमिलनाडु को कौन सी बड़ी सौगात देने वाले हैं? उधर यमन के हूती विद्रोहियों के कब्जे से कैसे पहुंचे 7 भारतीय और यूनेस्को ने कैसे बढ़ाया हिंदी का मान? देश की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 देश प्रदेश में। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने 10 जनवरी की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में हाई लेवल जांच की बात कही थी। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ आज आदेश पारित कर सकती है। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु के 11 नए मेडिकल कॉलेजेस और चेन्नई में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। पीएम का ये कदम देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के मिशन को बढ़ावा देगा। मोदी सरकार के 7 साल के कार्यक्रम में देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 54% बढ़कर 387 से 596 हो गई है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आज पीएम नरेंद्र मोदी पुडुचेरी में शुरू हो रहे 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय युवा सम्मेलन होगा, जिसमें देश की युवा शक्ति को जलवायु परिवर्तन, तकनीक और राष्ट्र निर्माण जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। पीएम इस कार्यक्रम के जरिए देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए एकजुट करने की कोशिश करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात के रबाबी शिप पर सवार सभी भारतीय सुरक्षित हैं। कल विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, भारत सरकार उनको सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। यमन के हूती विद्रोहियों ने संयुक्त अरब अमीरात के शिप पर कब्जा कर लिया है। इस जहाज के चालक दल के 11 सदस्यों में 7 भारतीय हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने करीब 7.5 करोड़ की हेरोइन के साथ एक विदेशी महिला को गिरफ्तार किया। युगांडा से शारजाह के रास्ते आई विदेशी महिला के बैग से हेरोइन के 107 कैप्सूल बरामद हुए, जिनका वजन करीब 1 किलो है। आरोपी महिला के किसी इंटरनेशनल ड्रग तस्कर गिरोह से जुड़े होने की आशंका है। यूपी के कानपुर में चकेरा थाना इलाके में कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत पर गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस चौकी में तोड़फोड़ के बाद हाईवे पर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने एक्सीडेंट के बाद युवक को हॉस्पिटल में लावारिस बताकर भर्ती करा दिया। उन्हें सूचना नहीं दी गई और इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में सड़क पर खड़ी एक कार में ठेले की टक्कर के बाद गुस्साई कार मालकिन ने जबरदस्त तांडव किया और उन्होंने ठेले पर रखे फल सड़कों पर फेंक दिए। ठेले वाला मिन्नतें करता रहा, लेकिन मैडम नहीं मानी और एक एक कर फल फेंकती रही। मैडम का पारा इतना हाई था कि बाद में उन्होंने फलों से लदे पूरे ठेले को ही पलट दिया। जानकारी के मुताबिक ये महिला भोपाल की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर यूनेस्को ने फैसला किया है कि अब उसकी वेबसाइट पर भारत की विश्व धरोहरों का विवरण हिंदी में मिलेगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी साझा की। रेड्डी ने कहा कि ये हर भारतीय और हिंदी प्रेमी के लिए गर्व की बात है। ये ऐतिहासिक फैसला हिंदी का उत्सव है, जो हिंदी भाषा की वैश्विक मान्यता को सुनिश्चित करता है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच केपटाउन में खेले जा रहे तीसरी और निर्णायक टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन है। मेजबान दक्षिण अफ्रीका आज अपनी पहली पारी 17 रन पर 1 विकेट से आगे खेलेगी। पहले दिन के खेल में भारत की पहली पारी 223 पर समाप्त हो गई थी। भारतीय टीम की ओर से कप्तान विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 79 रन बनाए। वहीं चेतेश्वर पुजारा ने 43 रन की पारी खेली। दक्षिण अफ्रीकी टीम अभी भारत से 206 रन पीछे है। इनकम टैक्स रिटर्न की नई डेडलाइन क्या है? कर्ज लेने की योजना बनाने वालों के लिए बुरी खबर क्या है? और क्या आप हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी करवा सकते हैं? कारोबार से जुड़ी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं आपको
मनी 9। सीबीडीटी ने पेशेवर और कारोबारी करदाताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। इनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दिया गया है। सीबीडीटी का कहना है कि कोरोना और नए पोर्टल में तकनीकी खामियों के चलते करदाताओं और हितधारकों को हो रही परेशानी को देखते हुए अंतिम तारीख आगे बढ़ाने का ये निर्णय लिया गया है। टेलीकॉम कंपनियों टाटा टेलीसर्विस और वोडाफोन आइडिया ने सरकार को चुकाए जाने वाले बकाया ब्याज को इक्विटी में बदलने का फैसला किया है। इससे सरकार को टाटा टेलीसर्विस में 9.5% और वोडाफोन आइडिया में 35.8% हिस्सेदारी मिलेगी। इस खबर के बाद वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 21% टूट गया है। कोरोना के लिए अभी तक कोई विशिष्ट दवाई उपलब्ध नहीं होने के कारण कई लोग एंटीबॉडी कॉकटेल थेरेपी ले रहे हैं। इसकी लागत बहुत अधिक है। IRDAI ने सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को कॉकटेल थेरेपी के दावों को अस्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है। CMI ने 4 चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में रोजगार के ताजा आंकड़े जारी किए हैं। इन राज्यों में रोजगार की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ी है। CMI के मुताबिक उत्तर प्रदेश में रोजगार दर दिसंबर 2016 के 38.5% दिसंबर 2021 में गिरकर 32.8% हो गई है। पंजाब में रोजगार दर 42.28% से गिरकर 36.86% रह गई। भारत में बॉन्ड की यील्ड 2 साल के उच्चतम स्तर 6.59% पर पहुंच गई है। बॉन्ड के जरिए ही सरकार कर्ज जुटाती है। बॉन्ड यील्ड बढ़ने का सीधा मतलब यह है कि सरकार को कर्ज महंगा मिल रहा है। यील्ड में इस बढ़ोतरी का आपकी जेब से भी सीधा रिश्ता है। आने वाले दिनों में आपको होम लोन्स, कार लोन्स भी महंगे मिलेंगे। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सोने के इलेक्ट्रॉनिक रूप में कारोबार के लिए गोल्ड एक्सचेंज के परिचालन की रूपरेखा जारी की है। सेबी ने एक परिपत्र में कहा है कि जो शेयर बाजार EGR में कारोबार शुरू करने के इच्छुक हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नई रूपरेखा के तहत पूरा सौदा 3 चरणों EGR तैयार करेगा। शेयर बाजार में EGR में कारोबार और EGR को भौतिक रूप से सोने में बदलने में होगा। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी निजी कार्यालयों को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है। निजी कार्यालयों के सभी कर्मचारियों को अब अनिवार्य रूप से वर्क फ्रॉम होम करना होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री ने जल्द ही प्रतिबंधों में राहत देने की भी बात कही है। सरकार LIC में 20% FDI की अनुमति दे सकती है। इसके लिए FEMA में संशोधन किया जाएगा। मौजूदा FDI पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ कंपनियों में ही विदेशी निवेश की अनुमति है, मगर किसी निगम में इसकी इजाजत नहीं है। 20% FDI की अनुमति मिलने से सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की तरह ही LIC में भी विदेशी निवेश आएगा। बुलेट बनाने वाली कंपनी रॉयल एनफील्ड ने अपने कुछ चुनिंदा मॉडल्स की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी का कहना है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में बाधा और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण उसे ऐसा करना पड़ा है। कंपनी ने क्लासिक 350, मेटेओर 350 और हिमालयन मोटरसाइकिल की कीमतों में बढ़ोतरी की बात कही है। मनी 9 की खबरों के लिए आप ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @Money9 लाइव को फॉलो करें, तो वहीं मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे वीडियोस मिल सकें। अब बात करते हैं भारत और चीन की साजिशों को लेकर। दरअसल भारत के खिलाफ चीन लगातार साजिशें करता है, लेकिन आज भारत और चीन के बीच में एक अहम कमांडर लेवल की बातचीत होने वाली है। ये क्यों खास है, हम आपको बताएंगे। दुश्मनों से निपटने के लिए DRDO ने बनाया कौन सा घातक हथियार? अमेरिका ऑस्ट्रेलिया डील से चीन की तकलीफ क्यों बढ़ी? और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने ही देश को कंगाल क्यों कहा? पड़ोसी दुश्मन देशों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। LAC पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन के बीच आज 14वें दौर की बातचीत होगी। दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर लेवल के ऑफिसर इस बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक पूर्वी लद्दाख के चुशुल मोल्डो में होगी। इसमें पूर्वी लद्दाख में LAC के आसपास की वादित इलाकों पर बातचीत होने की संभावना है। भारत हमेशा से ही आपसी विवाद को बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण हल करने के पक्ष में रहा है। DRDO ने एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडलाइन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। देसी तकनीक से विकसित ये मिसाइल इंडियन आर्मी की पैदल सेना और पैराशूट स्पेशल फोर्स के लिए तैयार की गई है। इसे एक जगह से दूसरी जगह तक बेहद आसानी से ले जाया जा सकता है। बॉर्डर के पहाड़ी इलाकों में साजिश रचने वाले पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हथियार काफी उपयोगी साबित होगा। चीन पाकिस्तान की चुनौतियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत अपना सबसे बड़ा बम बनाने जा रहा है। ये बम MP के जबलपुर में बनाया जाएगा। DRDO कई साल से इस पर रिसर्च कर रहा था। टेस्टिंग से आए नतीजों के बाद अब इसके प्रोडक्शन को हरी झंडी मिल गई है। ये बम 500 किलोग्राम का और पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट को सिंगल अटैक में नेस्तनाबूद करने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं, चीन की बुलेट ट्रेन भी इसके निशाने पर आ सकेगी।
चीन की करतूतों ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की दोस्ती को और मजबूत कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ करीब $3.5 बिलियन की एक बड़ी डिफेंस डील की है। इस सौदे के तहत ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से 120 सैन्य टैंक मिलेंगे। हाल ही में चीन के भारी विरोध के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता किया था। अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन एक के बाद एक मिसाइल परीक्षण किए जा रहा है और ड्रैगन इस सन की तानाशाह को सपोर्ट देने में जुटा हुआ है। उत्तर कोरिया ने कल एक बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टिंग का दावा किया है, जिसका अमेरिका, दक्षिण कोरिया सहित कई देशों ने विरोध किया है। लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा इस पर ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ताइवान को लेकर चीन की चालबाजी एक बार फिर सामने आई है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने संयुक्त राष्ट्र से इस क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की है। वहीं कनाडा और ताइवान के एक सौदे पर बातचीत का विरोध किया है। वांग ने कहा, कनाडा सरकार को वन चाइना सिद्धांत का पालन करना चाहिए और संबंधित मुद्दे को समझदारी से संभालना चाहिए। पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच दरार की खबरों को पीएम इमरान खान ने अपने विरोधियों की मरी और दफनाई हुई कहानी बताया है। विपक्षी पार्टी पीएमएल नवाज और सेना के बीच संभावित समझौते की अफवाहों को लेकर इमरान ने कहा कि उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। सरकार अपने 5 साल पूरे करेगी। सेना प्रमुख जनरल बाजवा के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर पाकिस्तान में मचे सियासी बवाल के बाद इमरान और सेना में मतभेद की चर्चा है। चीन के कर्ज जाल में फंसकर पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। पाकिस्तान की आर्थिक कंगाली किस कदर बढ़ चुकी है, इसका खुलासा खुद उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने किया है। यूसुफ ने कहा, पाकिस्तान अब आर्थिक रूप से आजाद नहीं रहा। पाकिस्तान ऐसे कर्ज जाल में फंस गया है कि अब उसे दूसरे देशों की शर्तें माननी पड़ रही है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम करीब 24 साल बाद 3 मार्च को पाकिस्तान का दौरा करने वाली है, लेकिन इससे पहले ही कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने आतंकी मुल्क में जाने से मना कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स एसोसिएशन के चीफ टॉड ग्रीनबर्ग के मुताबिक टीम के 1 या 2 खिलाड़ी इस दौरे के लिए महज सहज नहीं। पिछले साल न्यूजीलैंड की टीम ने सुरक्षा की वजह से अपना पाक दौरा बीच में ही रद्द कर दिया था। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।